Welcome back on the lecture series of 12th class macroeconomics, and we were discussing the unit 6 exchange rate, and in this we will cover the part 2 of the unit 6. Okay, so these four topics will be discussed in details in this episode, and the first topic is the source of foreign exchange, demand and supply. Okay, so we will discuss both the source of demand and source of supply of the foreign exchange. The second topic is the demand and supply curve. Okay, how the demand and supply curve of the foreign exchange rate look like. Okay, and the third is the foreign exchange equilibrium, and the fourth point and last point is the managed floating exchange rate system. We will cover in details. Okay, so let's start with the first topic, which is the source of foreign exchange. सो द सोर्स ऑफ, हम पहले डिमांड को कवर करेंगे. सोर्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है, सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि कहाँ से हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मिलता है ना, रिसीव होता है. ओके, तो एक तो बात है कि अगर डिमांड का मतलब क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना. ओके, और सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज का आना है ना, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज को कोई सप्लाई कर रहा है. ओके, सो अगर एक कंट्री की बात की जाए, लेट सपोज करते हैं कंट्री ए है, तो ए में अगर फॉरेन एक्सचेंज, एक इस कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज अगर एंटर कर रही है तो इसको हम सप्लाई बोलेंगे, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हो रही है कंट्री ए में. और अगर यहाँ से जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जा रही है ना, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जा रही है. तो जब भी ट्रांजेक्शन्स दो देशों के बीच में होता है, लेट सपोज करते हैं एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है, तो अगर आप ए कंट्री के सिटीजन हो तो ए जो है आपके लिए डोमेस्टिक कंट्री होगी, और ए को छोड़कर जितनी भी और कंट्रीज हैं उसे हम फॉरेन कंट्रीज बोलते हैं. तो इस केस में बी जो है वो क्या है, फॉरेन कंट्री है. ओके, सो ए हर एक कंट्री में हमें पता है कि खुद की करेंसी होती है. तो ए की करेंसी, लेट सपोज करते हैं ये इंडिया है, तो ए की करेंसी क्या होगी, इंडियन रुपीज़ होगी, INR. ओके, एंड बी जो है वो लेट सपोज करते हैं USA है, तो यहाँ की करेंसी का क्या नाम होगा, डॉलर है ना, USA डॉलर. तो अगर ए और बी के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कुछ लेन देन होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, तो लेट सपोज करते हैं ए जो है वो इंपोर्ट करता है बी से. ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होगा बी से ए की तरफ, और ए जो है वो उसके बदले क्या करेगा, पेमेंट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पेमेंट की जाएगी बी को. अब बी में डॉलर चलता है और ए में इंडियन रुपीस चलता है, तो क्या ए अगर पेमेंट कर रहा है इंडियन रुपीस में, तो वो तो बी कंट्री जो है वो तो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ में क्या होता है, हमें उसी करेंसीज में पेमेंट करनी पड़ती है जो कंट्री, मतलब जिस कंट्री में जो करेंसी चल रही है. जैसे इंडिया में रुपया चल रहा है, तो कोई भी अगर फॉरेन आता है यहाँ पर, तो वो उसे रुपया ही देना पड़ेगा, इंडियन रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे कोई चीज़ को खरीदने के लिए, है ना. और अगर कोई बेच रहा है तो उसे इंडियन रुपीज़ में ही पैसा मिलेगा. तो अब बात करते हैं कि आखिर ये ट्रेड कैसे सक्सेसफुल होता है. तो इस ट्रेड के सक्सेसफुल होने का कारण है करेंसी कन्वर्जन. तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें डॉलर की ज़रूरत है, यानी कि हम ऐसी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं जहाँ की करेंसी जो है वो डॉलर में है, और हमारी करेंसी अगर इंडियन रुपीज़ है, तो हम क्या करेंगे, इस इंडियन रुपीज़ को पहले कन्वर्ट करेंगे डॉलर में, और फिर डॉलर जब हमारे पास आएगा तो हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे. ओके, सो जब हम इंपोर्ट करते हैं किसी फॉरेन करेंसी से, इंडिया अगर इंपोर्ट कर रहा है किसी बाहर देश से, USA से, तो इसको पेमेंट किस में करनी पड़ेगी, डॉलर में. तो ऐसे में क्या होता है कि कंट्री ए जो है वो क्या कर रही है, वो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी. तो यहाँ इस केस में फॉरेन करेंसी क्या है, डॉलर है. तो कंट्री ए क्या कर रही है, डॉलर के डिमांड कर रही है ना. तो एक तो ये रीज़न हो गया कि जब हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि जब हमें कुछ पे करना पड़ता है, तो वो किस में पे करना पड़ता है, अगर हम दूसरे देश से ट्रेड कर रहे हैं तो वो किस में पे करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज में करना पड़ेगा. तो एक तो रीज़न ये हो गया कि इंपोर्ट करने से डिमांड जो है वो क्रिएट होती है फॉरेन एक्सचेंज की. तो ऐसे और अदर रीजंस देखते हैं और इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो क्रिएट होती है. ओके, तो आपको पता होगा कि इंपोर्ट करने पर हम पेमेंट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की डॉलर्स में. तो पेमेंट करने से क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो होगा इंडिया से USA की तरफ. तो इसका मतलब इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है और कहाँ एंटर हो रहा है, बी में. तो क्या हो रहा है, ये आउटफ्लो हो रहा है पैसा, है ना. तो जब भी हम डिमांड करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वह आउटफ्लो होता है करेंसी का, है ना.
तो वो आउटफ्लो कब हुआ, जब हमने पेमेंट की बी को। ओके, सो पेमेंट जो है वो किसका पार्ट होता है, पेमेंट से आउटफ्लो होता है इकोनॉमी में, और पेमेंट से क्या क्रिएट होता है, डिमांड क्रिएट होती है फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं जो मैंने अभी बताई। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो सोर्स ऑफ द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, तो डिमांड और आउटफ्लो है ना, डिमांड से आउटफ्लो होता है ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम द पीपल हु नीड इट टू मेक द पेमेंट्स। तो पेमेंट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, फॉरेन एक्सचेंज की। देखो अगर डोमेस्टिक में ही कोई ट्रांजेक्शन्स की जा रही है तब तो ये फॉरेन एक्सचेंज का कोई रोल ही नहीं है इस चैप्टर का। ओके, ये इस चैप्टर का रोल तब है जब हम किसी दूसरी कंट्री से, किसी बाहर की कंट्री से कोई ट्रेड करते हैं, क्योंकि तभी तो हमें फॉरेन करेंसीज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर एक कंट्रीज़ की करेंसी जो है वो अलग अलग होती हैं। ओके, सो जब हम पेमेंट करते हैं तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड हमें करते हैं। ओके, सो टू मेक द पेमेंट्स इन फॉरेन करेंसीज इट इज़ डिमांडेड बाय द डोमेस्टिक रेजिडेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो ये रीज़न है, पहला हमने डिस्कस कर चुके हैं, इम्पोर्ट जब हम करते हैं, सो व्हेन इंडिया इम्पोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड टू मेक द पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करते हैं। और दूसरा है टूरिज्म। सो टूरिज्म टू अब्रोड बोल सकते हो कि जब इंडिया के लोग कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, है ना, या फिर चाइना घूमने जा रहे हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ऐसी कंट्रीज़ में जो घूमने जाते हैं तो हमें उन्हीं, तो हम जो चीज़ खरीदेंगे, होटल की पेमेंट करेंगे या जो ट्रांसपोर्टेशन का कोस्ट देंगे, है ना, उस कंट्रीज़ में जाकर जो हम चीज़ें खरीदेंगे तो वो उस करेंसी में ही पेमेंट हमें करनी पड़ती है ना। तो जब हम टूरिज्म अब्रोड करते हैं, यानी कि बाहर देश में जो हम जाते हैं एज ए टूरिस्टर बनकर, तो हम क्या लेके जाते हैं, हम उस देश की करेंसी लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस ये क्या करता है, तो टूरिज्म क्या करता है, डिमांड को क्रिएट करता है, क्योंकि हमें उस फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें खरीदना पड़ता है पहले फॉरेन करेंसीज। ओके, so the foreign exchange is demanded to meet the expenditure incurred in the foreign tours. Okay, the third is the unilateral transfer sent abroad. Unilateral transfers का मतलब होता है कि वन साइडेड पेमेंट, जहाँ पर एक व्यक्ति जो है, जैसे हमें पता है कि एक फैक्टर पेमेंट होती है और एक ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती है, तो अगर पर्सन ए जो है वो पेमेंट कर रहा है और बी भी उसके लिए कुछ कर रहा है ना, तो ए ने पेमेंट की बी को और बी ने उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की, तो ये क्या है, ये तो फैक्टर इनकम है, क्योंकि एक दूसरे के लिए यहाँ पर चीज़ें की जा रही है ना, बी ने सर्विसेज प्रोवाइड की और ए ने उसके बदले पेमेंट कर दी। अब अगर मान लेते हैं कि ए ने पेमेंट कर दी बी को और बी ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसे पैसा रिसीव हो गया, है ना, तो ऐसे केसेस में हमने देखा होगा कि जब आपके रिलेटिव्स कहीं बाहर जाते हैं दूसरे देश में और आपको फिर घर पे पैसा भेजते हैं, तो घर पे तो पैसा मिल जाता है, तो क्या घर, तो काम तो ए कर रहे हैं, है ना, और पैसा इनकम किसको रिसीव हो रही है, बी को रिसीव हो रही है ना, कुछ पार्ट जो है इनकम का। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे वन साइडेड बोलते हैं, क्योंकि एक साइड से ही सिर्फ पैसा आ रहा है, बी ने कुछ सर्विसेज और इकोनॉमी में कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है, फिर भी इसकी इनकम क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, तो ये क्या होता है, वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं। तो इसके एग्जांपल्स जैसे रेमिटेंसेस हो गए, जब हम कुछ भेजते हैं। ठीक है, तो रेमिटेंसेस आगे पढ़ेंगे, वैसे ये इसी का पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड टू अब्रोड, तो जो हम विदेशों में जब यूनिलेटरल वन साइडेड पेमेंट्स करते हैं, तो विदेश में कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो हमें क्या पड़े, विदेशी करेंसी की जरूरत पड़ती है, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। सो द फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू मेकिंग द यूनिलेटरल ट्रांसफर्स लाइक सेंडिंग गिफ्ट्स टू द अदर कंट्रीज, है ना, तो इसमें गिफ्ट्स आ जाते हैं, ग्रांट्स आ जाते हैं, डोनेशंस आ जाती हैं, है ना, रेमिटेंसेज आ जाते हैं, ये किसके पार्ट होते हैं, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के पार्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो द फोर्थ पॉइंट इज द परचेज ऑफ असेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, तो जब किसी फॉरेन कंट्रीज में हम कुछ असेट्स परचेज करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, तो क्या होता है, इससे डिमांड क्रिएट होता है। सो इट इज डिमांडेड टू मेक द पेमेंट्स फॉर द परचेज ऑफ असेट्स लाइक लैंड, शेयर्स, बॉन्ड्स इन फॉरेन कंट्रीज, है ना, तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें उस करेंसी, जैसे मान लेते हैं आप अगर यूएसए के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी, यूएसए में अगर कोई लैंड खरीदना चाहते हो तो आपको डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना, पर आप इंडियन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले डॉलर को खरीदोगे, यानी कि डिमांड करोगे। ओके, सो इससे डिमांड क्या होती है, क्रिएट होती है। अगर हम लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं फॉरेनर्स को, लेट सपोज करते हैं इंडिया ने लोन लिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, ठीक है,
तो आईएमएफ ने जो लोन दिया होगा किस में दिया होगा, डॉलर्स में दिया होगा। तो आईएमएफ में जो करेंसीज चलती हैं वो किस में चलेंगी, डॉलर में, फॉरेन करेंसीज में। तो इंडिया को भी किस में देना पड़ेगा, फॉरेन करेंसीज में। तो इससे आउटफ्लो होता है और डिमांड क्रिएट होती है। एज एंड व्हेन वी हैव टू पे द इंटरेस्ट एंड रीपे द लोन्स टू द फॉरेन लेंडर्स, वी रिक्वायर द फॉरेन एक्सचेंज। ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज द डिमांड, सोर्स ऑफ डिमांड इज द स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है एक तरीके से जब हम एक्सचेंज रेट में फ्लैक्चुएशंस आती है तो उन फ्लैक्चुएशंस का फ़ायदा उठाकर जो गैप होता है उससे जो हम पैसा कमा रहे हैं उसे स्पेकुलेशन कहते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए अगर लगाते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं। ओके, सो स्पेकुलेशन एक तरीके से सट्टेबाजी होती है। सो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइजेज व्हेन पीपल वांट टू मेक द गेन्स फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। तो अगर $1 आपने खरीदा 100 रुपये देकर, और आज जो है वो 1 महीने बाद $1 की वैल्यू जो है वो 500 हो गई। तो खरीदा था आपने 100 रुपये देकर, और आप कितनी वैल्यू हो गई, 500। तो अगर आप बेच देते हो तो आपको 500 मिलेंगे, और 100 रुपये का आपने खरीदा था, यानी कि 400 रुपये का आपका फायदा हो जाएगा। तो स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, ये जो फॉरेन करेंसीज में जो फ्लैक्चुएशंस होती हैं, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है, इससे क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं उनको फ़ायदा होता है ना। तो ऐसे केस में जब वो इन्वेस्ट करेंगे, खरीदेंगे $1 बराबर 100 रुपीज़, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, हम पढ़ेंगे इसमें फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व। अभी हमने पढ़ के आए हैं कि डिमांड कर्व के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के, कि हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो किन किन रीजनों से करते हैं। तो हमने इंपोर्ट देखा, और फिर रीपेमेंट ऑफ द लोन अगर करते हैं, बाहर देश को अगर पैसा भेजते हैं, या हम बाहर देश घूमने जाते हैं, तो हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व कैसा बनता है। सो फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व जो है वो ये है हमारा। एक्स एक्सिस पर हम यहाँ पर क्वांटिटी लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी लेते हैं और वाई एक्सिस पर प्राइस लेते हैं। ओके, एक नॉर्मल डिमांड कर्व हम ऐसे ही बनाते हैं जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप होती है। अब देखो यहाँ हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम डॉलर की बात कर रहे हैं ना, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की क्वांटिटी लेंगे, यानी कि डॉलर। ओके, सो क्यू यहाँ पर हटा देते हैं, आप क्यू भी लिख सकते हो और आप फॉरेन एक्सचेंज डॉलर भी लगा सकते हो, है ना। और पी क्या है, पी का मतलब क्या है, वो रेट जिस पर ये क्वांटिटी खरीदी जा रही है। तो रेट क्या होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो पी की जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट लिखना है। ओके, और ये रेट किस में होता है, इंडियन रुपीज़ में होता है ना, क्योंकि आप इंडियन रुपी पे करके ही तो फॉरेन करेंसीज खरीदोगे। सो इन इंडियन रुपीज़ पर डॉलर, यानी कि $1 खरीदने के लिए आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं, तो लेट सपोज करते हैं अगर मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है अभी करंट में इतना चल रहा है, यानी कि $1 बराबर जो है वो 100 रुपये चल रहा है। तो इसमें लेट सपोज करते हैं कि मैं 10 यूनिट्स क्लोथ खरीदता हूँ, 10 यूनिट्स क्लोथ जो है वो विदेश से खरीद रहा हूँ। ओके, सो लेट सपोज करते हैं ये 10 यूनिट्स हैं, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर। तो ये ए पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर कम हो जाती है तो अगर कम होकर मान लेते हैं यहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर $1 बराबर जो है वो 20 रुपीज़ है। तो अब फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना हो गया, कम हो गया। अब ये बताओ कि पहले पहले $1 के बदले मुझे 100 रुपये मिलते थे, ठीक है, या 100 रुपये देकर पहले मैं $1 खरीद लेता था। अब 20 रुपये देकर जो है मैं $1 खरीद रहा हूँ। ओके, सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अब मुझे कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो डॉलर क्या हो गया, सस्ता हो गया। पहले 100 रुपये में खरीदता था, अब 20 रुपये में देकर वही सेम क्वांटिटी ऑफ डॉलर मुझे मिल जाएगा। और डॉलर, अब मान लेते हैं कि जो टी शर्ट जो है वो $1 में 10 यूनिट्स मिलती है। ओके, तो लेट सपोज करते हैं कि एक बर्गर है, ठीक है, एक बर्गर है, पहले वो 100 रुपये में मिलता था, अब ये बर्गर जो है 10 रुपये में मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, आप बर्गर की क्वांटिटी की ज़्यादा डिमांड करोगे, है ना, आपकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि बर्गर का प्राइस जो है कम हो गया है। तो बर्गर का प्राइस कम होने पर आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा डिमांड कर रहे हो बर्गर की। और अगर बर्गर का प्राइस बढ़ जाता तो आप कम डिमांड करते हैं ना। तो सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो रहा है, जहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है क्या है, प्राइस है डॉलर का। तो यहाँ पर देखो, पहले आपको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं $1 को खरीदने के लिए, आप कितने देने पड़ रहे हैं, 20 रुपये। इसका मतलब डॉलर की कीमत, यानी कि डॉलर की वैल्यू क्या हो गई है, डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, इसलिए 20 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप जो है वो ज़्यादा क्लोथ्स खरीद पाओगे, क्योंकि देखो अगर आपके पास लेट सपोज करते हैं 100 रुपये हैं,
और फिर 100 रुपये देकर पहले आप $1 लेते थे और $1 में 10 यूनिट्स आपको मिल जाती थी। अभी भी आपके पास $100 है, पर आपको $1 20 रुपये में मिल रहा है, तो 100 रुपये में आप कितने डॉलर खरीद सकते हो? $5 खरीद सकते हो। तो $1 में जब 10 यूनिट्स मिल रही है तो $5 में कितनी यूनिट्स आप खरीद पाओगे? 50 यूनिट्स। तो आपकी क्वांटिटी क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। तो आप कितना डॉलर खरीदोगे? आप $5। तो पहले $1 खरीदते थे, आप $5 अब खरीदोगे। तो आप फॉरेन एक्सचेंज की क्या कर रहे हो? डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। सो पहले जब ये 10 यूनिट खरीदते थे, सॉरी ये एक डॉलर पहले हम खरीदते थे, ठीक है। क्वांटिटी $1 खरीदते थे, अब कितनी डॉलर क्वांटिटी खरीद रहे हैं? $5। तो अब कितना हो गया? ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इस पॉइंट पर। और इन दोनों को मिलाएंगे तो जो हमारा कर्व बनेगा वो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व। और ये कैसा दिख रहा है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिख रहा है। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व का मतलब क्या होता है? कि जहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। तो अभी हमने देखा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो 100 से जब 20 हुआ, यानी कि इसकी वैल्यू कम हो गई, तो हमने फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज़्यादा कर दी, है ना। हमने डॉलर ज़्यादा खरीदा तो इसकी क्वांटिटी कम बढ़ जाती है, और जब ये बढ़ जाता है तो इसकी क्वांटिटी जो है क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इनके बीच में जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलती है, इसीलिए इसका डिमांड कर्व जो है वो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ओके, सो देखो इसकी जो सप्लाई होती है या सॉरी जो डिमांड होता है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, डिमांड और सप्लाई जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं, लेट्स डिस्कस करते हैं। एक तो हो गया, एक तो जो डिमांड की अगर बात करेंगे तो एक जो फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड हो गया, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। दूसरा है कि कंट्री में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, वहाँ की कंट्रीज में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है तो इसका मतलब वहाँ के गुड्स के प्राइसेस ज़्यादा होंगे, तो मुझे ज़्यादा डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे वहाँ की चीज़ों को पे करने के लिए। तो क्या करूँगा? मैं इंपोर्ट कम कर दूंगा। तो आपका इंपोर्ट जो है यानी कि डिमांड जो है वो इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ? किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। वहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं सही से लिखता हूँ एक बार, ठीक है। ये सब मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। ओके, सो जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है, वो फंक्शन होता है किसका? एक तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का होता है कि अगर इनमें कुछ चेंजेस होंगे, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो हमने देखा हमारी क्वांटिटी जो है क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना, फॉरेन एक्सचेंज की। तो इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया। दूसरा होता है इन्फ्लेशन का, जैसे जो भी हमने डिस्कस किया। इन्फ्लेशन की वजह से अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन है फॉरेन करेंसीज में, यानी कि फॉरेन कंट्रीज में, तो हम डिमांड क्या करेंगे? हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। तो सॉरी, डिमांड जो है हम क्या करेंगे? कम करेंगे। ओके, क्योंकि इन्फ्लेशन में गुड्स के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं। लेट्स अब ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है। बी में इन्फ्लेशन ज़्यादा है कि कंट्रीज़ में, तो इसका मतलब यहाँ के गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या है? ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्राइस देने पड़ेंगे। तो अगर महंगे में मिल रहा है बी में, वही गुड्स महंगे में मिल रहे हैं अगर कंट्री बी में, तो मैं क्या करूँगा? बी से ना खरीद कर अपने कंट्री से ही खरीद लूँगा या किसी और कंट्री से खरीद लूँगा। तो इससे बी जो डिमांड हम कर रहे थे डॉलर की, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एक तो इन्फ्लेशन होता है, दूसरा होता है एक्सचेंज रेट। अगर सॉरी, एक्सचेंज रेट हमने लिख चुके हैं, एक्सचेंज रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट। तो कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इससे भी फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है वो इम्पैक्ट होती है। ओके, और एक्सपेक्टेशंस क्या है? आप क्या एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो? मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या है कि आने वाले दिनों में फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या कम होगा, ये सारे। ओके, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो मेनली यही फैक्टर्स होते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और अगर डिमांड में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो ये तो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि डिमांड कर्व, अगर पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट यहाँ पर था तो हम इतनी क्वांटिटी खरीदते थे, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने पर मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं? ए पॉइंट से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, हम एक ही डिमांड कर्व पर हैं, ठीक है। और अगर इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो हम बी से ए की तरफ मूव करेंगे। पर अगर इन्फ्लेशन में चेंजेस हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट में चेंजेस हो रहा है,
या फिर एक्सपेक्टेशंस में लोगों की चेंजेस हो रही है, या अन्य फैक्टर्स में, यानी कि जो अदर फैक्टर्स हैं अगर उनमें चेंजेस हो रहे हैं, तो इन फैक्टर्स के चेंजेस होने की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व वो क्या होता है, शिफ्ट होता है। ओके, ये हमेशा याद रखना। तो डिमांड कर्व क्या होता है, यहाँ पर शिफ्ट होता है। तो ये कौन सा फैक्टर है, ये शिफ्टिंग फैक्टर्स है फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व का। ओके, सो तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो पहला जो पॉइंट हमने देखा यहाँ पर इस स्लाइड में, वो ये देखा कि फॉरेन एक्सचेंज डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोपिंग कर्व होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट और इसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। दूसरा हमने देखा कि इसके जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, पहला तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, दूसरा इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है, और पीपल्स के एक्सपेक्टेशंस हैं फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, रेट को लेकर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि ये जो अदर फैक्टर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को छोड़कर, ये शिफ्ट करते हैं डिमांड कर्व में। ठीक है, और तो ये शिफ्टिंग फैक्टर्स होते हैं। तो आइए आगे स्लाइड्स पे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सप्लाई की क्या क्या सोर्सेज होते हैं। यानी कि हमारी कंट्रीज़ में इंडिया कंट्री को हमने डोमेस्टिक कंट्री माना था और यूएसए को हमने फॉरेन कंट्री माना था। तो सप्लाई कब होगी, जब इंडिया कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आएगा, है ना, इनफ्लो होगा जब। तो आइए डिस्कस करते हैं इसे भी हम। सो द सोर्स ऑफ supply of the foreign exchange, the supply which is inflow of the foreign exchange comes from the people who receive it due to the following reason। तो कौन कौन सी रीजन है, पहला है एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट का उल्टा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में डिमांड करते थे तो एक्सपोर्ट में क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ओके, सो ये एक्सपोर्ट में क्या होता है, हम चीज़ें बेचते हैं बाहर देशों को और उससे हमें पैसा मिलता है। ओके, तो जो पैसा रिसीव हुआ, तो ये याद रखना कि सप्लाई में हमें क्या होती है, हमें रिसीव होता है पैसा, फॉरेन एक्सचेंज रिसीव होता है, हम पेमेंट नहीं करते हैं, और फिर रिसीव की वजह से इनफ्लो होता है। ठीक है, और डिमांड में हमने डिस्कस किया था कि डिमांड में हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, आउटफ्लो होता है। तो सप्लाई और डिमांड का देख रहे हैं, हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। सो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा मिलता है। ओके, क्योंकि हमने गुड्स एंड सर्विसेज बेची है। सो द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कम्स थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो द बी पॉइंट है टूरिज्म। अब टूरिज्म क्या होगा, टूरिज्म अगर हमारी कंट्रीज में अगर कोई टूरिज्म हो रहा है तो ओके, यानी कि यूएसए के लोग जो हैं वो इंडिया कंट्रीज में अगर विजिट करते हैं टूरिज्म के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो जो भी पैसा है वो फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएंगे इंडिया में। तो इससे क्या होगा कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। सो द अमाउंट विच फॉरेनर्स स्पेंड इन होम कंट्री इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड द रेमिटेंसेज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रोड। ओके, सो ये रेमिटेंसेज, ओके, मैं एक चीज़ और करेक्ट करना चाहूँगा, डिमांड में हमने रेमिटेंसेस का मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो, फ्रॉम अब्रोड से, विदेशों से पैसा आ रहा है हमारे पास। ओके, तो ये क्या होगा, सप्लाई होगा, क्योंकि इनफ्लो हो रहा है। पर वहाँ मैंने रेमिटेंसेस की बात ये की थी कि यहाँ से अगर कोई, जैसे मान लेते हैं फॉरेनर्स यहाँ कोई काम कर रहा है और वो अपनी कंट्रीज में भेज रहा है, इंडिया से यूएसए में भेज रहा है, या मान लेते हैं कि नेपाल का कोई बंदा इंडिया में काम कर रहा है और फिर यहाँ से पैसा कमाकर वो नेपाल भेज रहा है। ओके, सो यहाँ क्या हो रहा है, रेमिट कर रहा है, वो भी पैसा रेमिट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगी, क्या होगी, इंडिया से बाहर जाएगी। तो वो डिमांड का पार्ट था। और अगर फ्रॉम अब्रोड है तो क्या होगा, इससे सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स एंड अदर रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रोड। सो लोन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जो हम देखो रीपेमेंट करते हैं तो डिमांड क्रिएट होती है, और जो हम लोन लेते हैं तो लोन किस में मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज में मिलता है। तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो इट रेफर्स टू द बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड। अ लोन फ्रॉम यूएस मीन्स लो flow of US from US to India, okay, which will increase the supply of the foreign exchange। तो फ्लो जो होगा फॉरेन एक्सचेंज का वो यूएस से इंडिया में होगा, है ना। तो इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा इंडिया में, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री में। सो द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब अगर बाहर के कोई बंदे जो हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे भी फॉरेन एक्सचेंज आता है। जैसे आपने एफडीआई और एफएफआई का नाम सुना होगा। तो एफडीआई और एफएफआई क्या होते हैं, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, और ये फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट्स और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये एक तरीके से ये ऑनरशिप ही एक तरीके से खरीद लेते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। सो ये भी क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई को बढ़ाते हैं।
लास्ट पॉइंट है स्पेकुलेशन। तो यहाँ पर भी स्पेकुलेशंस की वजह से देखो उसमें क्या था, हम स्पेकुलेशन कर रहे थे, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री के लोग जो है फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटीज में कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं, ओके, सट्टेबाजी कर रहे हैं। पर यहाँ क्या हुआ कि फॉरेन के लोग जो है वो डोमेस्टिक कंट्री में कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी। तो हम यहाँ फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर्व देखेंगे। हमने भी फैक्टर देखे कि कौन कौन से रीज़न होते हैं जिसकी वजह से सप्लाई कर्व जो है वो एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज का जो सप्लाई है वो क्रिएट होता है, ओके। सो इसमें हम सप्लाई कर्व देखेंगे। तो सप्लाई कर्व में देखते हैं कि सप्लाई कर्व में हम एक्स एक्सिस पर यहाँ पर क्वांटिटी लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, और यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट लेते हैं। तो लेट सपोज करते हैं कि इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो $1 बराबर 100 रुपीज़ चल रहा है, ओके। सो $1 बराबर अगर 100 रुपीज़ चल रहा है, और फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि एक टी शर्ट जो है वो इंडिया में वो 100 रुपये का मिल रहा है, और $1 बराबर जो है वो 100 रुपीज़ है, ओके। तो अगर फॉरेनर्स उस टी शर्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो $1 वो लेके जाएंगे और फिर उन्हें 100 रुपये मिलेगा और वो एक टी शर्ट खरीद लेंगे, ओके। सो इस फॉरेन एक्सचेंज रेट पर वो कितने टी शर्ट खरीद सकते हैं, वो एक टी शर्ट खरीद सकते हैं, है ना, एक क्वांटिटी खरीद सकते हैं। पर अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, $1 बराबर 200 हो जाता है, $1 बराबर जो है वो 200 हो जाता है, तो अब उनको $1 के बदले कितने रुपए मिलेंगे, 200 रुपये ही मिलेंगे, 200 रुपये मिलेंगे। और 100 रुपये की एक टी शर्ट है, तो अब कितनी टी शर्ट खरीद सकते हैं, वो 2 टी शर्ट खरीद सकते हैं। तो देखो डॉलर तो सेम ही है, वो पहले भी $1 ही खर्च करते थे, पर अभी भी $1 ही खर्च कर रहे हैं। पर पहले के कंपैरिजन में फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने पर वो अब ज़्यादा टी शर्ट खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसका मतलब ये हुआ कि टी शर्ट डोमेस्टिक कंट्री में टी शर्ट का जो प्राइस है वो कम हो गया है, टी शर्ट सस्ता हो गया है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि वो ज़्यादा टी शर्ट खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ओके। सो द फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बढ़ता है तो जो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिमांड करते हैं और सप्लाई बढ़ जाती है, ओके। सो अगर 100 रुपये में वो फॉरेन एक्सचेंज की Q1 डिमांड करते थे, तो इसके बढ़ने पर वो कितना करेंगे, Q2 कर देंगे, है ना, बढ़ा देंगे। तो पहले हमारा पॉइंट जो था वो यहाँ था, अब Q2 होने पर यहाँ हो गया। तो अगर इन लाइन को हम जोड़ते हैं पॉइंट को, तो जो कर्व मिलेगा उसे हम फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई कर्व बोलते हैं, जो कि कैसा दिख रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व दिख रहा है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बढ़ा तो हमने ज़्यादा सप्लाई की, यानी कि ज़्यादा सप्लाई बढ़ गई। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जब कम हुआ तो इसकी सप्लाई कम हो गई, तो इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए इनका कर्व जो होता है वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स की कि सप्लाई जो है वो किन किन फैक्टरों से इम्पैक्ट होता है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तब इसका सप्लाई जो होगी फॉरेन एक्सचेंज की वो कम होती है ना। तो इसका जो सप्लाई फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज का, वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेशंस और एटसेट्रा, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट अभी हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट और इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, ओके। और ये क्या है, ये अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो एक ही सप्लाई कर्व पर हम मूव करते हैं, है ना। अगर सप्लाई कर्व हमारा इतना है, तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर इस यहाँ से यहाँ हुआ, तो इसकी क्या होती है, सप्लाई बढ़ जाती है, यानी कि हम ए पॉइंट से बी की तरफ मूव करते हैं, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंजेस होने की वजह से हम सप्लाई कर्व पर मूव करते हैं। तो ये क्या लाता है, ये मूवमेंट्स लाता है ओनली, ओके। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में चेंजेस हो रहे हैं तो सप्लाई कर्व में क्या होगा, ओनली मूवमेंट्स होता है, ओके। पर अगर इन फैक्टर्स की वजह से सप्लाई कर्व में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये क्या होता है, इससे सप्लाई कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है आगे की तरफ। लेट सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि कंट्री ए है और कंट्री बी है। कंट्री ए में जो 10% इंटरेस्ट रेट है और इसमें 5% इंटरेस्ट रेट है। सो इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। तो बी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, यानी कि जो यूएसए के लोग हैं, वो ए कंट्रीज़ में अपना पैसा लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि फॉरेन करेंसी का जो सप्लाई होगा वो इंडिया में बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है,
कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उसकी सप्लाई क्या हो गई, फॉरेन करेंसीज की बढ़ गई, तो सप्लाई कर्व जो होगा क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अन्य जो फैक्टर्स हैं, यानी कि जो अदर फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो शिफ्टिंग फैक्टर्स हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, या तो आगे की तरफ शिफ्ट होगा या पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हम इसमें फॉरेन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। सो इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस स्लाइड में। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन कैसा होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसा होता है। तो अभी हमने देखा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस द्वारा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होगा, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे। तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। और एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं, तो हमने डॉलर की क्वांटिटी ले ली। ओके, फॉरेन एक्सचेंज की, और डॉलर का प्राइस ले लिया, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, फॉरेन एक्स ई पॉइंट पर होगा, क्योंकि ई पॉइंट पर क्या है, डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है। तो ये याद रखना कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होते हैं। तो जिस एक्सचेंज रेट पर बराबर होंगे वो एक्सचेंज रेट मार्केट में चलता है, और वही इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होता है। ओके, सो लेट्स सपोज करते हैं कि अगर मार्केट में एक्सचेंज रेट जो है वो इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर है, यानी कि ये मार्केट में अगर एक्सचेंज रेट चल रहा है, ये तो अगर मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज रेट ये वाला चल रहा है, तो देखो ऐसी सिचुएशन में कितनी डिमांड की जा रही है, ये डिमांड कर्व है, इंटरसेक्ट कर रहा है, Q1 की जा रही है, और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कितनी की जा रही है, Q2 की जा रही है। ओके, सो ये देखो Q2 जो है वो ग्रेटर देन है Q1 से, इसका मतलब यहाँ सप्लाई क्या है, फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो ग्रेटर देन है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड से। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। और हमें पता है कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी, और जो डिमांड होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो मैंने बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के चेंजेस होने पर मूवमेंट होती है। तो जब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा ऐसे, तो देखो ये डिमांड कर्व है, तो इसमें क्या होगा, ये मूव कर रहा है, ये नीचे की तरफ मूव करेगा। ओके, यानी कि सप्लाई डिमांड कर्व क्या होगा, पहले कम था, अब कितना होगा, बढ़ना स्टार्ट कर देगा। और सप्लाई कर्व क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि सप्लाई कम हो रही है। तो सप्लाई कर्व क्या होगा, वो इस पॉइंट से लेकर वो फिर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोबारा सप्लाई और डिमांड कर्व आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है, क्यू स्टार वाला पॉइंट है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम से ऊपर है, तब ऐसी सिचुएशन में एक्सिस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट होती है, एक्सिस सप्लाई की। और एक्सिस सप्लाई में सप्लाई ज़्यादा होती है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड से, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होना स्टार्ट हो जाता है, और ये तब तक कम होता रहेगा जब तक दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। ओके, ये तो एक केस था। दूसरा केस ये है कि अगर लेट सपोज करते हैं, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट से कम है, ओके, नीचे है, तो ऐसी सिचुएशन में देखो सप्लाई कितनी है, Q3 है, और डिमांड कितनी की जा रही है, Q4 की जा रही है। तो देखो यहाँ डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्रिएट हो रहा है, एक्सिस डिमांड क्रिएट हो रही है। ओके, एक्सिस डिमांड में डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो यहाँ क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। और हमें पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बढ़ता है तब सप्लाई इसकी बढ़ेगी और डिमांड क्या होगा, कम होगा। ओके, सो देखो यहाँ पर अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो देखो अगर धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं तो सप्लाई कर्व में मूवमेंट होगा, तो ये मूव जो करेगा, सप्लाई कर्व जो है वो मूव करेगा ऊपर की तरफ, और डिमांड कर्व जो है वो पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो डिमांड कर्व जो है वो पीछे की तरफ आएगा, सप्लाई कर्व आगे की तरफ जाएगा, और फिर से वो ई पॉइंट पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि ई पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन ऐसे होता है डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस द्वारा, कि अगर वो ऊपर है तो एक्सिस सप्लाई की सिचुएशन क्रिएट होगी, तो डिमांड फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा,
और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट नीचे है इक्विलिब्रियम पॉइंट से तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होगी और फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ऐसे पॉइंट पर मिल जाएगा जहां डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है। ओके, तो लेट सपोज करते हैं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज डिमांड में इंक्रीज होता है, ओके, तो इंक्रीज इन डिमांड, तो हम पहला केस लेते हैं। हम पहला केस लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड, कि अगर फॉरेन एक्सचेंज में डिमांड होता है, ओके, डिमांड बढ़ जाता है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं सारे केसेस को। तो लेट सपोज करते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये हमारा एक्सचेंज रेट है, ई से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, और ये इसकी क्वांटिटी है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ओके, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है और ये है इसकी क्वांटिटी, ओके, जो कि डॉलर में है। तो देखो इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होगा डिमांड बढ़ जाना, तो यहाँ डिमांड कर्व जो होगा वो क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो जब डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर डिमांड ज़्यादा हो गया और सप्लाई अभी भी क्यू ही है, तो डिमांड कितना हो गया, Q1 हो गया और सप्लाई अभी भी क्यों ही है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि डिमांड ग्रेटर देन हो गया सप्लाई से। तो हमने बताया था ऐसे केसेस में फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने लग जाता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने से मूवमेंट होती है सप्लाई और डिमांड में, तो सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो ये मूव करना सप्लाई में स्टार्ट कर देगा ऊपर की तरफ, और यहाँ इस पॉइंट पर है तो एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगा जहाँ दोबारा डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है, ये D1 है, तो ये नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर एक्सचेंज रेट कितना है, E डैश है, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, Q डबल डैश है। ओके, सो अगर डिमांड इंक्रीज होती है फॉरेन एक्सचेंज की तो डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और एक नया इक्विलिब्रियम अचीव होगा जहां दोबारा डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर है। तो ई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज करते हैं कि डिक्रीज इन डिमांड है, अगर डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, और अगर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई कर्व डिमांड कर्व जो होगा वो क्या होगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो अगर मेरा इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर है, ई पॉइंट पर है, ये सप्लाई है डिमांड है, तो डिमांड कर्व मेरा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और नया इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ दोबारा ये नया डिमांड कर्व पुराना सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहले ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, और अगर सप्लाई में चेंजेस आते हैं तो फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन सप्लाई, और फिर एक और केस देते हैं अगर डिक्रीज होता है इन सप्लाई। तो अगर इंक्रीज होता है सप्लाई में तो इसका कर्व कैसा बनेगा, देखो इक्विलिब्रियम यहाँ डॉलर की क्वांटिटी होती है, ठीक है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज कुछ भी हो सकता है, जो भी हमने डॉलर लिया है इसलिए हम डॉलर लिख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा, ये इस पॉइंट पर होगा, ई पॉइंट पर, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया और ये क्वांटिटी हो गई। अब सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो रही है, सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब है सप्लाई कर्व जो होगा वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो नया सप्लाई कर्व जो होगा S1 आ गया। अब देखो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं डिमांड कर्व, वो यहाँ पर, तो इसका मतलब जो हमारा नया डिमांड कर्व, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो ई डैश होगा। ओके, कहाँ पर हो रहा है, ये ई पॉइंट पर हो रहा है। ओके, और अगर सप्लाई कर्व नीचे की तरफ कम हो जाता है तो हमारा सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर अचीव हो जाएगा। ओके, सो ये चार केसेस होते हैं जहाँ पर हमने देखा इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। ऐसे केसेस में डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और डिक्रीज इन डिमांड में डिमांड कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और हमने देखा इक्विलिब्रियम, हमेशा याद रखना कि इक्विलिब्रियम वहीं आपको मिलेगा जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे। ओके, सो जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा। ओके, जैसे पहले यहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, पर सप्लाई के चेंज होने पर अब यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा पुराना इक्विलिब्रियम है, ये नया इक्विलिब्रियम है। ओके, सो आई होप आपको फॉरेन एक्सचेंज इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि अगर डिमांड और सप्लाई में कुछ चेंजेस होते हैं, इंक्रीज होता है, तब ये कैसे इक्विलिब्रियम अचीव होता है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है
वो एक तरीके से मिडवे है बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग वन। इट इज़ नेसेसरली अ फ्लोटिंग रेट। ओके, सो इसेंशियली ये फ्लोटिंग रेट ही होता है क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस द्वारा ही डिटरमिन किया जाता है। ओके, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द मार्केट। तो देखो मार्केट में पहले क्या होगा, पहले गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है, यानी कि जो भी इक्विलिब्रियम रेट चल रहा है उस पर वो ये सप्लाई है, डिमांड है, और ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट तो इक्विलिब्रियम से ही मिलता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जहां रेट जो तय करेंगे वही रेट मार्केट में चलता है। बट इन ऑर्डर टू मेंटेन द एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द मार्केट। बट सेंट्रल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है मार्केट में। ओके, अब देखते हैं कब इंटरवीन करती है। So the government is working as the regulator of the foreign exchange rate. So the government intention is just to maintain the stability in the foreign exchange rate. If the central bank finds the floating or exchange rate is too high, ठीक है, तो अगर उसे लगता है कि जो भी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस द्वारा जो भी इक्विलिब्रियम रेट आया है अगर वो इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई है, तब क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, यानी कि सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगी मार्केट में और फिर डिमांड एंड सप्लाई को फिक्स करने की कोशिश करेगी। ओके, फिक्स करने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं कि ये कैसे करेगी। तो देखो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इट स्टार्ट सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, सेल करना स्टार्ट कर देगी। ओके, सो गवर्नमेंट क्या करेगी, सेल करना स्टार्ट करेगी फॉरेन एक्सचेंज का। तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई करना। तो अब देखो नया इक्विलिब्रियम कहाँ हो गया, ये हो गया। अब देखो ये जो नया इक्विलिब्रियम आया है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद, वो क्या है, वो पुराने एक्सचेंज रेट से कम है। तो गवर्नमेंट भी तो यही चाहती थी, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट था इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम वाला, वो तो उसे काफ़ी हाई लग रहा था। तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि वो उसे डाउन लाया जाए, है ना, डाउन द रेट लाया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई जो है वो बढ़ा दिया, सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो सेंट्रल बैंक जब सेलिंग स्टार्ट करेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में। अब बढ़ने से सप्लाई कर नया सप्लाई कर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाएगा और गवर्नमेंट जो है वो जो चाह रही थी, जिस टारगेट रेट पर इंटरेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट चाह रही थी उस पर ला सकती है। ठीक है, and when it finds the rate is too low it start buying the raise the interest rate oh फॉरेन एक्सचेंज रेट। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो भी इंटरेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट में डिटरमिन हुआ है इक्विलिब्रियम से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और होना चाहिए ज़्यादा, है ना। ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए या ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गवर्नमेंट को लगता है कि जो भी एक्सचेंज रेट मार्केट में है अभी करंट में, लेट सपोज करते हैं ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, ये बहुत कम है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरवीन करेगी, गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम इस पॉइंट को और ज़्यादा एक्सचेंज रेट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब देखो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट स्टार्ट्स बाइंग द फॉरेन रिजर्व। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बाइंग करना स्टार्ट कर देगी। तो ये डिमांड है और ये सप्लाई है। तो जब फॉरेन एक्सचेंज को खरीदना गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्टार्ट कर देगी तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व जो होगा वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये रहा नया डिमांड कर्व। अब देखो शिफ्ट होने की वजह से हमारा इक्विलिब्रियम रेट क्या हो गया, हमारा इक्विलिब्रियम रेट बढ़ गया। तो अब कितना हो गया, ई डैश हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज रेट को परचेज करके उसके रेट को बढ़ा दिया। ठीक है, तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सेल एंड परचेज करके फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम या ज़्यादा करती है एज पर द टारगेट, जैसा उसे लगता है। अगर उसे लगता है कम है तो फिर वो परचेज करती है जिससे डिमांड बढ़ जाती है और फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। अगर उसे लगता है बहुत ज़्यादा हाई है तब क्या करता है, सेलिंग स्टार्ट कर देती है और फिर सप्लाई कर्व आगे बढ़ती है और फिर डिमांड फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। ओके, सो इट इज़ डन। और इस पर्पस के लिए देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, बाय और परचेज कर रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट का। तो ऐसे में क्या होगा कि इट बैंक्स नीड्स टू मेंटेन द ह्यूज रिजर्व ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज विद देम। तो सेंट्रल बैंक को एक बड़ा अमाउंट जो है, एक बड़ा वैल्यूम जो है वो रिजर्व का बनाना पड़ता है खुद के पास, है ना, ताकि जब भी फ्लैक्चुएशंस आए या जब भी इनफेवरेबल सिचुएशंस आए, अनफेवरेबल सिचुएशंस आए ट्रेड को लेकर, ग्रोथ को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, तो वो क्या करे, वो उसी एक्सचेंज रेट
से पैसा निकाल कर बाय करना स्टार्ट कर दे या खरीदना स्टार्ट कर दे या सेल करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो उसके पास ऐसा तभी कर पाएगी जब उसके पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स होगा फॉरेन एक्सचेंज का। ओके, सो इट इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एंड मैनिपुलेट द एक्सचेंज रेट इन ऑर्डर टू एडजस्ट द डेफिसिट ऑफ द बीओपी। तो हमें पता है डेफिसिट कब होता है, डेफिसिट तब होगा जो बीओपी में इनफ्लो कम होता है आउटफ्लो से, यानी कि पैसा जा रहा है इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा और आ कम रहा है, तो गवर्नमेंट का तो नुकसान हो रहा है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट क्या आगे की इंटरवीन करेगी। तो लेट सपोज करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, आपको आई होप समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बीओपी डेफिसिट में चल रहा है, घाटे में, और बीओपी डेफिसिट तब चलता है जब इनफ्लो कम होता है आउटफ्लो से फॉरेन एक्सचेंज का। ओके, सो ये मार्केट रेट चल रहा है इकोनॉमी में, और इस मार्केट रेट इट मतलब इस एक्सचेंज रेट की वजह से बीओपी में डेफिसिट चल रहा है। ओके, सो तो गवर्नमेंट क्या करेगी अभी बताओ, आउटफ्लो को इनफ्लो को बढ़ा देगी तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, या फिर आउटफ्लो को कम कर देगी, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट, अब देखो अगर एक्सचेंज रेट बढ़ती है, देखो ध्यान से देखना, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है, यहाँ पर एक्सचेंज रेट बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर $1 बराबर 100 रुपये है, तो $1 बराबर क्या हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे में बताओ डिमांड बढ़ेगी या सप्लाई बढ़ेगी, तो जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तब इससे क्या होगा, इससे सप्लाई जो है क्या होती है, बढ़ती है ना, क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी, गवर्नमेंट चाहेगी, सेंट्रल बैंक ये चाहेगी, और अगर और डिमांड क्या होगी, और ऐसे सिचुएशन में डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है। तो ओके, यानी कि हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर जो फॉरेनर्स हैं वो एक तरीके से सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, हमें सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, यानी कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा रेट पे करना पड़ेगा, तो इससे सप्लाई बढ़ जाएगी और इससे इनफ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, सो हमें इनफ्लो बढ़ाना है, क्योंकि कम हो जाएगा तो हमें एक्सचेंज रेट बढ़ाना पड़ेगा। और अभी हमने देखा कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि उसका इंटरेस्ट जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो टू लो है, इट स्टार्ट बाइंग द रेज द इंटरेस्ट रेट, तो वो क्या करती है, वो बाय करना स्टार्ट करती है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जब डेफिसिट है तो वो बाय करना स्टार्ट कर देगी फॉरेन एक्सचेंज रेट को, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को जब बाय करना स्टार्ट कर देगी तो डिमांड क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और डिमांड जब आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम जो रेट है वो बढ़ जाएगा, और जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा इकोनॉमी में तो क्या होगा कि लोग जो है $1 के बदले पहले 100 रुपये मिलता था, अब 200 रुपये मिल रहा है, तो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं इंडिया से, तो एक्सपोर्ट क्या होगा, इंडिया का बढ़ जाएगा, और जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ने से इनफ्लो भी बढ़ जाएगा। ओके, सो इकोनॉमी में, तो ऐसे इकोनॉमी में डेफिसिट को एडजस्ट किया जाता है, ठीक किया जाता है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, इसीलिए इसे मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोला जाता है, क्योंकि इस एक्सचेंज रेट को मैनेज किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा फॉरेन एक्सचेंज को बेचकर या खरीद कर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ओके, सो इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये डर्टी फ्लोटिंग रेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो है वो मार्केट में इंटरवेंशन करती है, और फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम या ज़्यादा करती है ना, बाय और सेल के प्रोसेस से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यूनिट 6 जो है एक्सचेंज रेट ख़त्म होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की ये जो लास्ट वीडियो थी, तो इसका मतलब 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस जो हैं वो A to Z अपलोडेड हो चुकी हैं। ओके, सो थैंक यू।